हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिप्लेस किया था 1986 की एक्ट को, कंज्यूमर कोपरा 1986 को। 20 जुलाई 2020 को ये लागू की गई है। अब इसमें क्या जो की पॉइंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो क्या हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 की, उसके अकॉर्डिंगली एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी, जिसे हम बोलते हैं CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करेगी? उसको पावर्स मिली रहेंगी कि वो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सके जहां पे उसे लग रहा है कि कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कोई अनसेफ गुड्स उसके पास आती हैं, उसे पता चलता है कि कुछ अनसेफ गुड्स मार्केट में है, तो उसको वो रिकॉल कर सकती है। वो डिसकंटिन्यूएंस कर सकती है जो भी हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आप टीवी पे देखते हो कि कुछ का कुछ दिखा रहा है, तो अजीब से एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कई बार, तो उनको डिसकंटिन्यू करने के लिए कह सकती है। और पेनल्टीज लगा सकती है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, एंडोर्सर्स के ऊपर, ना पब्लिशर्स के ऊपर, कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ना दें। तो ये किसका काम होगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि ई कॉमर्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग भी हैं। तो ई कॉमर्स एंटिटीज को बोला गया है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कंज्यूमर्स को, उनके रिफंड से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड, एक्सचेंज वारंटी से रिलेटेड, गारंटीज से रिलेटेड, डिलीवरी शिपमेंट के बारे में, ठीक है, मोड्स ऑफ पेमेंट के बारे में, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कौन सा है, पेमेंट मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, उन पेमेंट मेथड्स की सिक्योरिटी के बारे में बताएं, और कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में बताएं। तो आजकल देखते होंगे आप, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन भी दिखाता है कि किस कंट्री में ये प्रोडक्ट ओरिजिन हुआ है। और ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो आपका जो एक डिसीजन है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, तो वो एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड तरीके से आप ले सकते हो ना। और प्री परचेज स्टेज में ही आप चीजें देख पा रहे हो, परचेज करने से पहले ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन दिखेंगी, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। एक और जो चेंज इसमें आया है वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है ना, या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई सेलर है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा कि अगर उसके द्वारा दिया गया कोई सर्विस या प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर को हानि पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है, डैमेज पहुंचाता है उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से, या उस जो सर्विस मिली उसमें कोई डेफिशिएंसी है उसकी वजह से, तो आपके ऊपर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लिया जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन है वो किस पे उसका बेसिस क्या होगा? इट विल बी लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या कोई डिजाइन डिफेक्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस कुछ और दी हैं और उससे डेविएट कर रही हैं चीजें, ठीक है, एक्सप्रेस वारंटी आपने कुछ बोली और आप कुछ और दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। इसमें एक प्रोविजन है हमारा मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड या स्प्यूरियस गुड्स के लिए, ठीक है, मतलब कि एडल्ट्रेटेड जो मिलावटी सामान आप देते हैं उसके बारे में है। इसमें हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, हमारे मीडिएशन के थ्रू। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता बोलते हैं ना। तो एक कंप्लेन अगर हमारी कंज्यूमर कमीशन के पास गई मीडिएशन के लिए, और मीडिएशन जो होगा होगा तो वो मीडिएशन हमारा मीडिएशन सेल्स के थ्रू होगा, और हमारे उसमें मीडिएशन सेल्स बनाई जाएंगी और कंज्यूमर कमीशन के अंडर वो काम करेंगी, और कोई भी लीगल अपील नहीं हो सकती हमारे मीडिएशन के सेटलमेंट के अगेंस्ट। अब मीडिएशन के थ्रू गया, आप गए, अब आपको सब मीडिएशन आपने बोला दोनों लोगों ने कि मीडिएशन करना है, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल अपील नहीं कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। जो भी सेटलमेंट कर देगा मीडिएशन के थ्रू वो मानना पड़ेगा। हमारा जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस है वो हमारा सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई एडजुडिकेशन में कैसे किया? जो हमारी पहले स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस थी उनको एम्पावर किया गया है कि आप अपने ऑर्डर्स को खुद भी रिव्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस उसमें किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हैं जो हमारे पहले और अभी 2019 और 1986 में जो चेंजेस हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में होगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, प्रोडक्ट का सेलर है, वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई डैमेज और इंजरी होती है प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी और सर्विस में। 3 टियर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म होगा, है ना। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के थ्रू हमारा मैकेनिज्म फॉलो होगा। टाइम बाउंड डिस्पोजल होगी कंप्लेंट की, 3 महीने के अंदर आपको डिस्पोजल कर देना होगा। फाइलिंग कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली,
अब हमारा ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है। ई दाखिल पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं हमारी कंप्लेंट। इसमें मैंने मीडिएशन रूट के बारे में आपको भी बताया कि मीडिएशन रूट होगा, दोनों पार्टीज एग्री करेंगे तो मीडिएशन होगा, और हमारा जो भी रूल सेटलमेंट आएगा वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। मीडिएशन के थ्रू हमारा क्या बेनिफिट है, ठीक है, दोनों पार्टीज के पैसे बचेंगे, लिटिगेशन के जो भी कॉस्ट है वो बचेगी डिस्प्यूट की, और ओवरऑल पेंडेंसी जो है हमारी केसेस की वो कम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं कुछ हमारे डिफरेंसेस की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और प्रोविजंस की जो डिफरेंट है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019 के बीच में। तो रेगुलेटर के टर्म्स में देखा जाए तो 1986 के एक्ट में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर की बात नहीं हुई थी, जबकि कोपरा 2019 में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बात करें तो पहले कंप्लेंट जो थी हमारी एक उसी कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल की जा सकती थी जहां पे सेलर का ऑफिस था, ठीक है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट हमारी बैंगलोर में है तो बैंगलोर के ही आपके कंज्यूमर कोर्ट में है ना, उसी कंज्यूमर कोर्ट में आपको करनी पड़ेगी दाखिल। लेकिन अब जो हमारी कोपरा 2019 है वो क्या कह रही है कि कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंप्लेनेंट रिसाइड, जहां पे आप रह रहे हो वहां के भी कंज्यूमर कोर्ट में ये आप दाखिल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी की। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में कोई भी प्रोविजन नहीं था हमारा, कंज्यूमर हमारा सिविल कोर्ट में तो जा सकता था मगर कंज्यूमर कोर्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी का लेके केस नहीं कर सकता था। जबकि 2019 की जो एक्ट है उसमें हमारा कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, वो मतलब सीक कर सकता है कंज्यूमर, अगर उसे कोई भी नुकसान होता है प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से तो ही कैन सीक फॉर कॉम्पेंसेशन। नाउ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मतलब कितने पैसे की वैल्यू के लिए हमारे फोरम्स थे। तो पहले डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हमारा 20 लाख तक के केसेस के लिए था, स्टेट 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल हमारा 1 करोड़ से ऊपर के केसेस देखता था। लेकिन अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसमें जो रिसेंट चेंज है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो 50 लाख के तक के केसेस देखेगा, स्टेट हमारा 50 लाख टू 2 करोड़ और नेशनल हमारा 2 करोड़ के ऊपर के केसेस देखेगा। ई कॉमर्स रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं था। रीजन बहुत सिंपल है, 1986 के टाइम में आईटी वाज नॉट सो डेवलप्ड, है ना, इतना आईटी बूम नहीं था जिसकी वजह से हमारे ई कॉमर्स के रूल्स नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास आईटी एक्सेस थी, तो ई कॉमर्स इतना बूम नहीं करता था, इस वजह से नहीं था। लेकिन अब जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें हमारे डायरेक्ट सेलिंग के सारे रूल्स हमारे एक्सटेंड कर दिए गए हैं ई कॉमर्स में। मीडिएशन सेल्स के बारे में हमारे कोई लीगल प्रोविजन नहीं था 1986 में, लेकिन कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मीडिएशन के थ्रू अब ये केसेस सॉल्व हो सकते हैं। मीडिएशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आई गेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, और जो चेंजेस में थे अभी रिसेंट चेंजेस हैं दिसंबर में वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे जाते हैं क्योंकि रिसेंट चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप कितना अपडेटेड हो देखने के लिए। So thank you for watching and please be updated. Thank you.